हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 20 मिनट्स, द टाइम बिटवीन 20% एंड 80% डिके विल बी। ठीक है, आराम समझना। जैसे मान लिया हाफ लाइफ 20 मिनट दी है और टाइम पूछ रहे हैं 20% जब वो डिके हो गया हो और जब वो 80% तक डिके हो गया हो उसके बीच में कितना टाइम लगा होगा। तो मान लिया शुरुआत में आपके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एन नॉट थे। जब 20% डिके हो जाएगा यानी एन नॉट बाई 5 डिके हो गए तो अब जो न्यूक्लियाई बचे होंगे वो बचे होंगे 4 एन नॉट बाई 5। ये है 20% डिके होने के बाद। और जब 80% डिके हो जाएगा और जब 80% चले जाएंगे तब 20% बचेंगे, तब जो न्यूक्लियाई बचे होंगे वो बचे होंगे एन नॉट बाई 5। ठीक, यहाँ से यहाँ तक कितने परसेंट डिके हुआ है? 20%। और यहाँ से यहाँ तक कितने परसेंट डिके हुआ है? तो ये हुआ 80% डिके। ठीक, तो ये पूछ रहे हैं 20% से 80% के बीच में टाइम इंटरवल कितना गया होगा, ये टाइम इंटरवल आपसे पूछ रहे हैं। तो सिर्फ आप इस पर फोकस करो। ये वैल्यू थी 4 एन नॉट बाई 5 और यहाँ बचा है एन नॉट बाई 5। क्या इस वैल्यू का ये 1/4 है कि नहीं? ये था 4 एन नॉट बाई 5, ये एन नॉट बाई 5, तो इस वैल्यू का कितना है? ये 1/4। और 1/4 होने में 2 हाफ लाइफ लग जाएंगी, यानी इसमें आपकी 2 हाफ लाइफ लग जाएंगी। और एक हाफ लाइफ आपकी 20 मिनट की है तो 2 हाफ लाइफ आपकी 40 मिनट टाइम खर्च हो जाएगा इसमें। सो योर आंसर इज बी पार्ट। हाफ लाइफ का कंसेप्ट आप किसी स्टेट से किसी स्टेट तक लगा सकते हो। जैसे मान लिया शुरुआत में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे आपके 100, कुछ टाइम के बाद बचे 70 न्यूक्लियाई और ये पूछ रहे हैं कि 70 से 35 होने में कितना टाइम लगेगा, ये वाला टाइम इंटरवल पूछ रहे हैं। तो 70 से 35 आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ हाफ लाइफ का कंसेप्ट लगा सकते हो कि 70 से 35 होना मतलब आधे हो जाना है, और आधे होने का मतलब एक हाफ लाइफ इसमें लग जाएगी। ठीक, if freshly prepared radioactive source of half-life 2 hours emit radiation of intensity which is 64 times the permissible safe level। ठीक है, अभी आपने एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड रेडियोएक्टिव सोर्स है, हाफ लाइफ जिसकी 2 घंटे है, और अभी जो उसकी एक्टिविटी है, जो उसका रेट ऑफ डिके है, वो जो सेफ लेवल है उससे 64 टाइम्स ज़्यादा है। तो पूछ रहे हैं कितनी देर के बाद उस पर काम करना सेफ रहेगा, यानी कितनी देर के बाद उसका जो रेट ऑफ डिके है वो सेफ लेवल में आ जाएगा। ठीक, तो बहुत आराम से समझिए, अभी 64 टाइम्स ज़्यादा है, एक हाफ लाइफ निकल जाएगी तब आधा हो जाएगा यानी 32 टाइम्स हो जाएगा, फिर एक हाफ लाइफ और निकल जाएगी तो 16 टाइम्स रह जाएगा, फिर एक हाफ लाइफ और निकल जाएगी तो 8 टाइम्स, फिर 4 टाइम्स, फिर 2 टाइम्स और फिर 1 टाइम्स, यानी उसके सेफ लेवल में आ जाएगा। तो सेफ लेवल में आने के लिए कितनी हाफ लाइफ लग जाएंगी? तो 1 2 3 4 5 6 हाफ लाइफ लग जाएंगी। और एक हाफ लाइफ 2 घंटे की, यानी 12 घंटे के बाद वो सेफ लेवल में आ जाएगा उसका रेडिएशन इंटेंसिटी, और वो काम करने के लिए सेफ होगा। तो आंसर क्या बनेगा आपका? आफ्टर 12 आवर्स। द डिके कांस्टेंट ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज लैम्डा। डिके कांस्टेंट आपको लैम्डा दिया है। हाफ लाइफ और मीन लाइफ पूछ रहे हैं तो बहुत ही आसान है। हाफ लाइफ जो होती है वो होती है ln2 बाई लैम्डा, और मीन लाइफ जो होती है वो होती है 1 बाई लैम्डा। तो हाफ लाइफ बनेगी ln2 बाई लैम्डा और मीन लाइफ 1 बाई लैम्डा, तो आपका आंसर बनेगा बी पार्ट। A radioactive substance disintegrates 1/64 of its initial value in 60 seconds। हाफ लाइफ पूछ रहे हैं कि हाफ लाइफ उसकी कितनी होगी। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट्स अप टू होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा, क्या होना चाहिए यहाँ पे? डिसइंटीग्रेट्स अप टू 1/64, यानी 60 सेकेंड में अपनी ओरिजिनल वैल्यू का 1/64 रह जाता है। अगर हम इक्वेशन लगाएं तो n इज इक्वल टू एन नॉट, एन नॉट 1/2 की पावर n, तो जो रह गया है वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू का 1/64 रह गया है। तो यहाँ से जो n आएगा वो आपका आ जाएगा 6, 2 2 जा 4, 2 जा 6, सॉरी 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64। तो ये 2 की पावर कितना आने वाला? 64 अगर आपको बनाना है तो 6 हाफ लाइफ लग जाएंगी। तो 6 हाफ लाइफ का मतलब 60 सेकेंड, तो एक हाफ लाइफ का मतलब 10 सेकंड, तो 10 सेकंड की उसकी हाफ लाइफ होगी। तो आंसर क्या अगर बनेगा? बी पार्ट। तो उसमें एक करेक्शन है, वो समझ में आया आपको? डिसइंटीग्रेट्स अप टू होना चाहिए यहाँ पे, अप टू 1/64 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। एक न्यूक्लियर रिएक्शन दिए 1H2 और 1H3 ऐड होकर 2He4 बना रहे हैं फ्यूज होके, और एक न्यूट्रॉन निकल रहा है। तीनों की आपको बाइंडिंग एनर्जी दी हुई है ABC। तो इस रिएक्शन में कितनी एनर्जी लिबरेट होगी, कितनी एनर्जी रिलीज होगी, वो आपसे पूछ रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल होता है, जो Q वैल्यू होती है वो आपकी होती है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स
माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होंगे, उनकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, तभी एनर्जी लिबरेट होगी। तो प्रोडक्ट में तो हीलियम है और हीलियम की जो बाइंडिंग एनर्जी दी है वो आपको दी हुई है C माइनस। रिएक्टेंट में 1H2 है और 1H3 भी है और उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो A और B दी हुई है, तो रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी A+B। अच्छा, इस न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी कुछ नहीं होगी, अकेला न्यूट्रॉन है, बाइंड होने के लिए कम से कम 2 एंटिटीज होनी चाहिए तब वो बाइंड करेंगे, तो सिंगल न्यूट्रॉन है तो इसकी कोई बाइंडिंग एनर्जी नहीं होगी। तो जो Q वैल्यू आपकी आ रही है वो आ रही है C माइनस A माइनस B। सो योर आंसर इज B पार्ट। A radioactive sample has N naught active atoms at T is equal to 0. If the rate of disintegration at any time is R and the number of atoms is N, then R by N का रेशियो पूछा। तो जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है वो खुद नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के प्रोपोर्शनल होता है। जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है उसका जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है वो डिके कांस्टेंट लैम्डा के बराबर होता है, तो आर जो होता है वो लैम्डा एन के बराबर होता है। तो अगर आप आर बाई एन निकालोगे तो वो तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई लैम्डा के बराबर, वो थोड़ी ना टाइम के साथ चेंज करेगी, वो तो टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगी। तो आंसर क्या बनेगा आपका डी पार्ट, कि आर बाई एन की जो वैल्यू है वो टाइम के साथ क्या रहेगी आपकी कांस्टेंट। द प्लॉट ऑफ नंबर ऑफ डिकेड एटम्स वर्सेज एक्टिविटी। नंबर ऑफ डिकेड एटम और एक्टिविटी के बीच का ग्राफ पूछ रहे हैं, ठीक। तो जो रेडियो एक्टिविटी होती है वो नंबर ऑफ डिकेड एटम है, ये रिमेनिंग एटम नहीं है, ठीक, ये नंबर डिकेड है, ठीक है। तो आराम समझना, जो रेडियो एक्टिविटी होती है वो रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम्स जो रिमेन रह जाएंगे उसके प्रोपोर्शनल होती है, और रिमेनिंग जो होंगे नंबर ऑफ रिमेनिंग एटम्स वो किसके बराबर होगा, वो होगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स माइनस नंबर ऑफ डिकेड एटम, और नंबर ऑफ डिकेड एटम आपको दिया है n, तो r इज प्रोपोर्शनल टू n नॉट माइनस n। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लैम्डा होता है तो r इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स n नॉट माइनस n। तो ये आपकी इक्वेशन बनी। अब इसका हमको ग्राफ बनाना है, ठीक। तो ये जो ग्राफ बनेगा वो आपका बनेगा डी पार्ट, निगेटिव स्लोप का ग्राफ होगा। आप देखना चाहो तो समझ सकते हो इसको, r अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू n नॉट माइनस n। तो यहाँ से जो आ रहा है वो आ रहा है n प्लस r अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू n नॉट, ठीक। थोड़ा और डिवाइड करें n नॉट से पूरी इक्वेशन को, तो ये आएगा n अपॉन n नॉट प्लस r अपॉन लैम्डा n नॉट इज इक्वल टू 1। तो ये है y एक्सिस पे, ये है x एक्सिस पे, तो इक्वेशन बन रही है x अपॉन a प्लस y अपॉन v इज इक्वल टू 1, और ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो आपका आंसर क्या बनेगा, डी पार्ट। The graph between instantaneous concentration of radioactive element and time t। टाइम t के साथ किसी भी मोमेंट पे जो कंसंट्रेशन बचा होगा वो किस तरह से वेरी करेगा, तो वो आपका आंसर साफ दिख रहा है, डी पार्ट। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो जो इंस्टेंटेनियस कंसंट्रेशन है, इंस्टेंटेनियस नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, वो धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, कम होते चले जाएंगे। तो ये आपका आंसर बनेगा डी पार्ट, बहुत ही सिंपल। इक्वेशन ये होती है n इज इक्वल टू n नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता चला जाएगा ये। टू रेडियोएक्टिव मटेरियल x1 एंड x2 हैव डिके कांस्टेंट 10 लैम्डा एंड लैम्डा। दो रेडियोएक्टिव मटेरियल हैं, एक x1 है और एक x2 है, और इनके जो डिके कांस्टेंट हैं वो एक इसका डिके कांस्टेंट 10 लैम्डा है और इसका डिके कांस्टेंट लैम्डा है, ठीक। इनिशियली दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, दोनों के इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सेम है, यानी इसका भी अगर n नॉट है तो इसके भी क्या है, n नॉट है। फिर पूछ क्या रहे हैं, देन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ x1 टू दैट ऑफ x2। रेशियो पूछ रहे हैं कितने टाइम के बाद, आफ्टर 1/e सेकेंड्स, 1/e टाइम के बाद क्या बनेगा, ठीक। तो t टाइम के बाद इसके जो न्यूक्लियाई होंगे वो होंगे n नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी, और लैम्डा आपका 10 लैम्डा के बराबर है। ये n1 क्या देता हूँ मैं, x1 के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, और x2 के जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे जिसको नाम n2 दे रहे हैं तो वो होंगे n नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक। और आपको इनका रेशियो बताना है कितने टाइम के बाद, आफ्टर 1/e सेकेंड्स, ठीक। जरा पहले रेशियो निकालते हैं, n1 अपॉन n2 निकालते हैं, फिर टाइम की वैल्यू डालेंगे। तो n नॉट से n नॉट कट जाएगा, ऊपर है ई रेज़ टू पावर माइनस 10 लैम्डा टी और नीचे है ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी, तो ये आपका आ जाएगा ई रेज़ टू पावर माइनस 9 लैम्डा टी। तो अगर इसको नीचे ले आएँ तो ये आ जाएगा 1 अपॉन
ई रेज टू पावर 9 लैम्डा टी। अब टी की वैल्यू डाल देते हैं। टी जो है वो 1/e सेकेंड्स दिया है उन्होंने, ठीक है। टी कितना दिया है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई x1 टू दैट ऑफ x2 विल बी 1/e आफ्टर, अच्छा नहीं 1/e सेकेंड्स नहीं दिया है। कह रहे हैं कि जो रेशियो है वो 1/e रह जाता है कितने टाइम के बाद, वो टाइम बताना है। यानी ये जो रेशियो है इसकी वैल्यू इन्होंने क्वेश्चन में 1/e दी है। तो 1/e इज इक्वल टू 1/e रेज टू पावर 9 लैम्डा। तो यहाँ से कंपैरिजन करें तो 9 लैम्डा, सॉरी टाइम भी होगा 9 लैम्डा टी। तो यहाँ से कंपैरिजन करें तो 9 लैम्डा टी आपका जो है वो 1 के बराबर आ गया। तो जो टाइम आपका आ जाएगा वो यहाँ से आ रहा है 1/9 लैम्डा। सो योर आंसर इज डी पार्ट। ठीक, क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। ये कह रहे हैं कि कितनी देर के बाद x1 और x2 के रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का रेशियो 1/e रह जाएगा। ठीक है, मैंने शुरुआत में ऐसा पढ़ लिया था कि 1/e टाइम के बाद कितना रह जाएगा, ऐसा नहीं है। 1/e रह जाएगा कितने टाइम के बाद, तो टाइम अननोन था, रेशियो गिवन था। टू रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई ए एंड बी हैव डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा ए एंड लैम्डा बी। ठीक है, ए का डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा ए है और बी का डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा बी है। और Na और Nb इनके इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं। तो पूछ रहे हैं देन द टाइम आफ्टर विच देयर अनडिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई आर सेम, कितनी देर के बाद उनके अनडिसइंटीग्रेटेड रिमेनिंग न्यूक्लियाई सेम हो जाएंगे। तो ए के जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेनिंग होंगे Na डैश कहता हूँ मैं, तो वो हो जाएंगे, शुरुआत में थे Na ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा ए टी। और बी के कितने होंगे, तो Nb डैश अगर हम कहें तो वो हो जाएंगे Nb ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा बी टी। आप चाहते हो कि Na डैश और Nb डैश ये दोनों बराबर हो जाएं, तो बराबर कर देते हैं। तो इक्वेशन आने वाली है Na ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा ए टी इज इक्वल टू Nb ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा बी टी। इसको इधर ले आते हैं तो यहाँ आ जाएगा Na अपॉन Nb और इस तरफ आ जाएगा ई रेज टू पावर लैम्डा ए माइनस लैम्डा बी टी। ठीक, जब ई रेज टू पावर हटाएंगे तो लॉग चढ़ जाएगा। तो लैम्डा ए माइनस लैम्डा बी टी जो आपका आएगा वो आपका आ जाएगा ln Na अपॉन Nb। तो आपको तो टाइम चाहिए, कितने टाइम के बाद ऐसा होगा, तो टाइम आपका आ गया 1 अपॉन लैम्डा ए माइनस लैम्डा बी टाइम्स ln Na अपॉन Nb। So your answer is सी पार्ट आंसर बन जाएगा। मेरे में लैम्डा ए माइनस लैम्डा बी था तो Na अपॉन एन बी था। अगर मैं यहाँ एक माइनस लेके आऊँगा, लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए करूँगा और माइनस यहाँ पहुँचाऊँगा, तो माइनस जब ऊपर पहुँचेगा पावर में तो एन ए अपॉन एन बी की जगह एन बी अपॉन एन ए आ जाएगा। तो आंसर क्या मैच कर जाएगा आपका, सी पार्ट। What is the binding energy per nucleon of कार्बन 6 कार्बन 12 न्यूक्लियाई। प्रोटॉन का मास दिया है, न्यूट्रॉन का मास दिया है, कार्बन का जो न्यूक्लियाई है उसका भी मास दिया है, और एक एटॉमिक मास यूनिट में कितनी एनर्जी होती है तो वो भी सब कुछ दिया है आपको। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी पूछ रहे हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछ रहे हैं। तो पहले बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी होगा आपका 6 तो प्रोटॉन है, मास ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियंस माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू 931.4। तो 6 तो प्रोटॉन्स हैं तो 6 इंटू 1.0078 और 6 ही न्यूट्रॉन्स हैं तो प्लस 6 इंटू 1.0087 माइनस कार्बन 12 का मास जो है वो 12 है और इस पूरे में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 931.4, तो ये आ जाएगी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन आपको चाहिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो आपको क्या करना है, इस पूरी बाइंडिंग एनर्जी को 12 से डिवाइड कर देना है। सॉल्व आपको खुद करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। A radioactive isotope X with a half-life of 1.37 into 10⁹ years decays to Y which is stable। ठीक है, X जो है उसकी हाफ लाइफ दी हुई है आपको, ये हाफ लाइफ दी हुई है X की, और ये Y में डिके हो जा रहा है, Y आपका स्टेबल है, Y ब्रेक नहीं हो रहा है। ठीक है, और एक सैंपल है रॉक का जिसको हम मून से लेके आए, उसमें X और Y का जो रेशियो दिया वो 1:7 दिया है, उसकी एज पूछ रहे हैं। तो X Y में डिके हो रहा है,
और शुरुआत में अगर हम माने कि मान लिया जब वो रॉक बना होगा तब मान लिया हमने कि पूरा पूरा एक्स रहा होगा, पूरा पूरा क्या रहा होगा, एक्स। फिर एक्स धीरे धीरे टाइम के साथ किस में कन्वर्ट होता जाएगा, वाई में कन्वर्ट होता जाएगा। तो एक हाफ लाइफ मान लिया शुरुआत में एक्स के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे 8 मान के चल रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे रेशियो 1:7 दिया है। तो मैंने कहा कि चलो शुरुआत में एक्स के जो अमाउंट था वो 8 अमाउंट था, 8 यूनिट्स, कुछ भी 8 होगा, ठीक है, 8 मोल कुछ भी होगा, 8 ग्राम्स, 8 केजी कुछ भी होगा। एक हाफ लाइफ के बाद क्या होगा, तो आधा एक्स वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक हाफ लाइफ के बाद 4 यूनिट एक्स बचेगा और 4 यूनिट वाई हो जाएगा। अगली एक हाफ लाइफ के बाद ये जो 4 यूनिट एक्स बचा उसका आधा फिर से वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब 2 यूनिट एक्स बचेगा और वाई बढ़ के 6 यूनिट हो गया होगा, ठीक। फिर एक हाफ लाइफ और के बाद इसका भी आधा जो है वो वाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1 यूनिट एक्स बचेगा और वाई बढ़ के 7 यूनिट हो जाएगा। तो ये स्टेट आपको दी हुई है कि एक्स और वाई का रेशियो 1:7 है। तो कितनी हाफ लाइफ निकल गई, हाफ लाइफ निकली आपकी 3। एक हाफ लाइफ 8 से 4 होने में, दूसरी हाफ लाइफ 4 से 2 6 होने में और तीसरी हाफ लाइफ 2 6 से 1 7 होने में। 3 हाफ लाइफ जो हैं वो आपकी निकल गई, ठीक। तो कितनी एज रही होगी उसकी, तो वो हो जाएगी 3 इंटू 1.37 इंटू 10⁹ ईयर्स, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा 4 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁹ ईयर्स। सो योर आंसर इज सी पार्ट। If the energy released in a fission of one nucleus is 200 MeV, then the number of nuclei required in a power plant of 16 किलोवाट, ठीक है। एक फिशन से आपकी 200 MeV एनर्जी रिलीज हो रही है और आपको जो एनर्जी चाहिए वो 16,000 जूल पर सेकेंड एनर्जी चाहिए। 16 किलोवाट का मतलब 16,000 जूल पर सेकेंड आपको एनर्जी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको MeV में पहले कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। MeV को जूल में कन्वर्ट कर लो, कैसे भी कर सकते हो, चलो MeV को जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक न्यूक्लियस जब का फिशन होता है तो 200 MeV एनर्जी रिलीज होती है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मिलियन का मतलब 10⁻6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इतनी एनर्जी लिबरेट होती है एक फिशन में, और आपको एनर्जी चाहिए 16,000 जूल। तो कितने फिशंस पर सेकेंड रिक्वायर्ड होंगे, नंबर ऑफ फिशंस पर सेकेंड, तो वो हो जाएगा 16,000 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इतने फिशंस रिक्वायर्ड होंगे। तो आप इसको सॉल्व करो और आपको आंसर मिल जाएगा। सॉल्व करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यहाँ से पॉइंट हटाओगे, एक जीरो बढ़ जाएगा, 16 से कैंसिल करोगे तो ये 10⁻4 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। 10⁻4 से 10⁻6 कैंसिल आउट करोगे तो ये 10⁻2 बचेगा। ये 10⁻2 और ये दो पावर ये हैं 4 हो गई, तो यहाँ 10⁻15 बचेगा। ये ऊपर जाएंगी तो 10⁻+15 हो जाएगा। और ये है 1/2, 1/2 का मतलब हुआ 0.5 इंटू 10⁻15 कह लो इसको, या फिर आप 5 इंटू 10⁻14 कह लो। तो आंसर कितना है आपका, डी पार्ट। कोई मुश्किल नहीं था। एक कॉमन एग्जाम्पल ऑफ बीटा डिके इज P1532 था, उसका बीटा डिके हुआ, P1632 बचा। एक बीटा डिके में एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा यहाँ से, ठीक, और इलेक्ट्रॉन के साथ निकलता है एंटी न्यूट्रिनो और पॉजिट्रॉन के साथ निकलता है न्यूट्रिनो। तो आंसर क्या बनेगा आपका, सी पार्ट। ये न्यूक्लियस विद Z इक्वल टू 92 एमिट्स द फॉलोइंग इन सिक्वेंस, ठीक है। Z 92 दिया, उसका फाइनल Z पूछ रहे हैं कितना होगा, ठीक है। तो जरा काउंटिंग करते हैं, पहले अल्फा पार्टिकल काउंट करते हैं, अल्फा पार्टिकल कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अल्फा पार्टिकल निकल गए। तो अल्फा पार्टिकल जब निकलते हैं तो एक अल्फा पार्टिकल से 2 की कमी आती है Z में। अगर 8 अल्फा पार्टिकल निकल गए तो 16 की कमी आ जाएगी। तो कितना बचने वाला है, ये 76 Z बचेगा। 8 अल्फा पार्टिकल आपने निकाल दिए, ठीक। तो 76 बचेगा Z। अब जरा देखते हैं बीटा माइनस कितने निकल रहे हैं। तो ये दो बीटा माइनस और ये दो बीटा प्लस तो आपस में सेटल हो जाएंगे, इनका इफेक्ट आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सिर्फ 2 बीटा माइनस बचेंगे। तो बीटा माइनस निकलने से Z एक बढ़ जाता है, तो 2 बीटा माइनस निकलने से Z 2 बढ़ जाएगा। तो Z को 2 से बढ़ा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 78। तो आपका आंसर बनेगा सी पार्ट। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर कर्व आपको दिया है। ये है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये है मास नंबर, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो दिया है वो वाई की दी है बाइंडिंग एनर्जी,
एक्स और डब्ल्यू की थोड़ी कम है, जेड की काफ़ी कम है, ठीक है। तो एक्स वाई जेड और डब्ल्यू ये जो हैं ये 4 एलिमेंट हैं, आपको 4 न्यूक्लियाई दिए हुए हैं, ठीक। द प्रोसेस दैट वुड रिलीज एनर्जी, कौन सी प्रोसेस एनर्जी रिलीज करेगी वो आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो हम सारी प्रोसेस डिस्कस करेंगे एक एक करके। जैसे वाई अगर है, अगर 2Z में कन्वर्ट हो जाए, वाई आपका ज़्यादा स्टेबल है और जेड कम स्टेबल है। तो ज़्यादा स्टेबल अगर कम स्टेबल में जाएगा तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी, एनर्जी तो एब्जॉर्ब हो जाएगी। एनर्जी तब रिलीज होती है जब स्टेबिलिटी बढ़ती है। जब न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी बढ़ेगी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी, तब हम बोलेंगे कि उसमें एनर्जी रिलीज हुई होगी। तो इसमें तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी, पहला तो गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा है कि अगर डब्ल्यू टूट के एक्स और वाई बनाए तो ये समझ में आता है डब्ल्यू जो है वो कम स्टेबल है, और इससे जब एक्स और वाई बनेगा तो देखो इनकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रही है, इनकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी रिलीज होगी, तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी, बी पार्ट में एनर्जी रिलीज होगी, ठीक। अब सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में जो डब्ल्यू है वो 2y बना रहा है, जो डब्ल्यू है 120 वाला है ये 2y में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसमें भी एनर्जी रिलीज होगी, इसमें भी एनर्जी रिलीज होगी। डब्ल्यू की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, डब्ल्यू जो है वो वाई में कन्वर्ट हो रहा है, 2y बना रहा है, तो इसमें भी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो इसमें भी एनर्जी रिलीज होगी। तो ये रिएक्शन भी आपकी एक्सोथर्मिक हुई, डब्ल्यू इक्वल टू 2y बनाना भी एक्सोथर्मिक हुआ, ठीक। अब लेकिन इसमें अब ये दो आंसर हो गए। अब इसमें एक डिस्प्यूट है, वो आप समझिए ढंग से। डब्ल्यू तो 2y बना सकता है क्योंकि डब्ल्यू का जो मास नंबर है वो 120 है और y का मास नंबर 60 है, तो एक डब्ल्यू से 2y बन सकते हैं। लेकिन जो डब्ल्यू एक्स प्लस वाई बना रहा था ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों, समझिए जरा। डब्ल्यू जो एक्स प्लस वाई में कन्वर्ट हो रहा है ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा क्योंकि डब्ल्यू का जो मास नंबर है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं, उसके अंदर 120 हैं, तो इनके अंदर भी तो टोटल 120 होने चाहिए, वो हो नहीं पाएंगे क्योंकि एक्स में है आपके 90 और वाई में है आपके 60, तो इनका सम तो 150 हो गया। तो डब्ल्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई बन नहीं पाएगा, ठीक है, इस वजह से नहीं बन पाएगा। इसलिए आपका बी आंसर नहीं बनेगा, आंसर सिर्फ क्या बनेगा आपका सी पार्ट। बाकी आखिरी वाला भी देख लेते हैं। अगर एक्स वाई प्लस जेड बना रहा है, अगर एक्स जो है वो क्या बना रहा है, वाई बना रहा है प्लस जेड बना रहा है, ठीक है, तो एक्स का एक हिस्से की तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है और एक हिस्से की स्टेबिलिटी कम हो रही है, तो इसको हमें चेक करना पड़ेगा कि इसमें एनर्जी रिलीज होगी कि नहीं रिलीज होगी, क्या होगा। तो जो एनर्जी रिलीज होती है क्यू वैल्यू जो हम निकालते हैं तो वो होती है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो एक्सोथर्मिक है, नेगेटिव आ गया तो एंडोथर्मिक है। तो प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी क्या है, तो प्रोडक्ट एक तो वाई है और एक जेड है। तो वाई की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो है 8.5 और इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियन है 60 प्लस जेड बना, तो जेड की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो है 5 और इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियन है 30। तो ये तो हो गई बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट है आपका एक्स, ठीक है। एक्स की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है 8.0 और इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियंस हैं 60। अब जरा ये चेक करके हमें देखना पड़ेगा क्या ये पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो ये आपका आया 85 इंटू 6 प्लस 150 माइनस 720। जरा देखते हैं कितना आने वाला है। $510 तो ये आ रहा है और 150 ये आ रहा है माइनस 720, तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 660 माइनस 720। टोटल एनर्जी निगेटिव आ रही है, क्यू वैल्यू निगेटिव आ रही है। इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक नहीं है, ये रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक। तो ये जो डी पार्ट है वो भी आपका आंसर नहीं बनेगा। तो हमारा जो आंसर बना वो क्या बना, सी पार्ट। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको आपको ढंग से समझना होगा। In a sample of radioactive material, what fraction of the initial number of active nuclei will remain undisintegrated after half of the half life of sample? ठीक है, हाफ लाइफ की भी आधी वैल्यू, आधी लाइफ में, हाफ लाइफ की भी हाफ लाइफ में, ठीक है, कितने अनडिसइंटीग्रेटेड रह जाएंगे, कितने डिसइंटीग्रेट करेंगे, कितने अनडिसइंटीग्रेटेड रह जाएंगे, ये आपसे पूछ रहे हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल नंबर। तो जो रिमेनिंग न्यूक्लियाई होते हैं वो आपके होते हैं n इक्वल टू एन नॉट ई रेज्ड पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक। अभी जो टाइम है वो हाफ लाइफ का भी आधा है। अब टाइम होता कितना है, हाफ लाइफ कितनी होती है, हाफ लाइफ होती है ln 2 बाई लैम्डा और उसका भी आपको क्या कर देना है, हाफ कर देना है। ये टाइम दिया है, इस टाइम में पूछ रहे हैं कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो हैं वो अनडिसइंटीग्रेटेड रह जाएंगे, रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पूछ रहे हैं। तो इस टी की वैल्यू हम यहाँ डालेंगे
तब ये रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई निकल के आएंगे। तो जरा सेटल करते हैं कितना आएंगे। n इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा। टी कितना है, टी है हाफ टाइम्स ln2 बाई लैम्डा, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो ये आपका आया एन नॉट ई रेज़ टू पावर या इसको नीचे ले आते हैं, ठीक है, अपॉन ई रेज़ टू पावर हाफ ln2। इस हाफ की पावर में अगर हम यहाँ चढ़ाएंगे तो ये आपका आ जाएगा एन नॉट ई रेज़ टू पावर ln√2, और ई रेज़ टू पावर ln ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये आपका आया एन नॉट बाई √2। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो रिमेनिंग रह जाएंगे वो होंगे एन नॉट बाई √2। तो आपसे पूछा है कि टोटल फ्रैक्शन का कितना, इसका मतलब आपसे पूछा एन अपॉन एन नॉट पूछा है, तो ये आपका आंसर आएगा 1/√2। सो योर आंसर इज बी पार्ट। क्लियर। In a radioactive sample, the fraction of initial number of radioactive nuclei which remain undecayed after n mean lives, n mean life की बात कर रहे हैं, यानी टाइम जो दिया है वो कह रहे हैं n टाइम्स मीन लाइफ, और मीन लाइफ होती है 1/λ। इतने टाइम के बाद कितना फ्रैक्शन जो है वो रिमेन अनडिकेड रह जाएगा। तो n इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी, टी की वैल्यू क्या डालोगे n बाई लैम्डा, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट, तो n अपॉन एन नॉट जो आपका आ रहा है वो ई रेज़ टू पावर माइनस एन के बराबर आ रहा है। चाहो तो इसको आप ले सकते हो 1 अपॉन ई रेज़ टू पावर n। सो योर आंसर इज ए पार्ट। At any instant, the ratio of amount of radioactive substance is 1:2। किसी इंस्टेंट पे जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का जो अमाउंट है वो 1:2 रेशियो में है। इफ़ देयर हाफ लाइव्स बी रिस्पेक्टिवली 12 आवर्स एंड 16 आवर्स, देन आफ्टर 2 डेज क्या होगा। तो एक सैंपल में मान लेता हूँ ए है, एक सैंपल में मान लेता हूँ बी है, और शुरुआत में उनका जो सब्सटेंस का जो रेशियो वो 2:1 है, यानी इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं 2n0 और इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं n0। ठीक, इसकी हाफ लाइफ 12 घंटे, इसकी हाफ लाइफ 16 घंटे, इसकी हाफ लाइफ है 12 घंटे और इसकी हाफ लाइफ है 16 घंटे, और 2 दिन के बाद मतलब 48 घंटे के बाद पूछ रहे हैं क्या होगा। तो 48 घंटों में इसकी तो 4 हाफ लाइफ निकल जाएंगी और इसकी आपकी 3 हाफ लाइफ निकल जाएंगी। तो इसका जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेनिंग रहेगा वो होगा 2n0 इंटू 1/2 की पावर 4, और इसमें जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेनिंग रह जाएंगे वो जाएंगे n0 1/2 की पावर 3। ठीक, तो ऐसा लग रहा है कि दोनों में सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेनिंग रह जाएंगे। इसमें भी ऐसा लग रहा है n0/8 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे, और इसमें भी n0/8 रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे। सो देयर रेशियो विल बी 1:1। A radioactive isotope X with half-life of 1.5 into 10⁹ years decays into stable nuclei Y। ऐसा अभी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें एक्स वाई में डिके होता था और उनका रेशियो, किसी रॉक में उनका रेशियो 1:7 था, इसमें 1:15 है। तो आराम से समझते हैं, 1:15 तक हमें जाना है। तो मैंने माना कि शुरुआत में सब कुछ एक्स था, बाद में वो वाई में कन्वर्ट होता जाएगा, और शुरुआत में टोटल नंबर मैंने माना 16 क्यों माना समझ में आया आपको। वहाँ मैंने 8 क्यों माना था, वहाँ 8 इसलिए माना था क्योंकि रेशियो 1:7 था, टोटल सम 8 हो गया। यहाँ रेशियो 1:15 है तो टोटल सम 16 हो जाएगा, तो 16 मानना ईजी रहेगा। शुरुआत में 16 था, वाई कुछ भी नहीं होगा, वाई 0 होगा। एक हाफ लाइफ के बाद आधा एक्स बचा हुआ वाई में कन्वर्ट होगा। अगली हाफ लाइफ के बाद उसका भी आधा बचेगा, बचा हुआ वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। अगली हाफ लाइफ के बाद उसका भी आधा बचेगा, बचा हुआ वाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगली हाफ लाइफ के बाद उसका भी आधा बचेगा और बचा हुआ वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रेशियो दिया आपको 1:15। कितनी हाफ लाइफ निकल गई, 1 2 3 4 हाफ लाइफ निकल गई। तो उस रॉक की जो एज होगी वो हो जाएगी हाफ लाइफ इंटू 4, तो ये आपका आ जाएगा 6 इंटू 10⁹ ईयर्स। द हाफ लाइफ ऑफ ए सैंपल ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 1 आवर, 1 घंटा हाफ लाइफ है। टी इज इक्वल टू 0 पे 8 इंटू 10⁻10 एटम्स प्रेजेंट होते हैं शुरुआत में। तो आपसे पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ एटम्स डिकेड 2 घंटे से 4 घंटे के बीच में कितने डिके हो जाएंगे, तो निकाल लेते हैं। टी इज इक्वल टू 0 पे कितने थे, 8 इंटू 10⁻10 एटम्स थे। 1 घंटे के बाद आधे चले जाएंगे तो आधे बचेंगे। ये इधर लिख रहा हूँ रिमेनिंग, इधर लिख रहा हूँ मैं डिकेड। ठीक, 1 घंटे में आधे बचे और आधे ही डिके हो गए। ठीक, अगले 1 घंटे बाद 2 घंटे जब हो जाएंगे तब इसके भी आधे बचेंगे और आधे डिकेड हो जाएंगे। ठीक,
अब उसके 1 घंटे के बाद इसके भी आधे बचेंगे, यानी 1 × 10⁻10 बचेंगे, और उसके 1 घंटे के बाद इसके भी आधे बचेंगे, यानी 0.5 × 10⁻10 बचेंगे। तो हमसे पूछ रहे हैं 2 घंटे से 4 घंटे के बीच में कितने डिके हो गए। तो 2 घंटे पे थे 2 × 10⁻10 और 4 घंटे पे बचे 1/2 × 10⁻10, तो बचे कितने डिके हो जाएंगे, तो डिके हो जाएंगे 1.5 × 10⁻10, जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं वो डिके हो जाएंगे। सो योर आंसर इज बी पार्ट। Half life of a radioactive substance is 20 minutes. Difference between points of time when it is 33% disintegrated to 67% disintegrated। ठीक, अब आराम समझना। जैसे मान लिया 100 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे आपके पास, और वो टाइम पूछ रहे हैं जब ये 67% कुछ टाइम के बाद कुछ डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, और मान लिया 67% अभी भी बचे हुए हैं, और उसके थोड़ी देर के बाद और डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, फिर 33% बचे हुए हैं। तो 67% से 33% के बीच में टाइम कितना गया होगा। तो अगर आप 67 से 33 समझोगे तो आपको एग्जैक्ट ही समझ में आ जाएगा कि आधे डिसइंटीग्रेट हो गए। अगर किसी टाइम पे 67% थे और अब 33% है, तो इसका मतलब आधे बचे और आधे चले गए, लगभग 67, 66, 67 एक ही बात होती है, उसका आधा 33 होता है। तो ये जो टाइम इंटरवल होगा ये एक हाफ लाइफ के बराबर होगा, और वो होगी आपकी 20 मिनट। A and B are two radioactive substance whose half lives are 1 and 2 years। बना लेते हैं, एक A है और एक B है। इनकी हाफ लाइफ, इसकी हाफ लाइफ 1 साल दी हुई है और इसकी हाफ लाइफ 2 साल दी हुई है। ठीक, इनिशियली 10 ग्राम ऑफ A एंड 1 ग्राम ऑफ B इज टेकन। इनिशियली A के थे 10 ग्राम और B का था 1 ग्राम, और पूछ रहे हैं कितने साल के बाद अप्रोक्सीमेटली सेम क्वांटिटी बचेगी। तो हम अंदाज़ा लगाएंगे, समझिए आप कैसे अंदाज़ा लगाएंगे। 2-2 साल का इंटरवल देखेंगे, क्योंकि 2 साल में इसकी एक हाफ लाइफ जाएगी, इसकी 2 हाफ लाइफ जाएंगी। तो 2 साल के बाद कितने बचेंगे, 2 साल के बाद तो इसकी 2 हाफ लाइफ चली जाएंगी। तो 10/2, एक हाफ लाइफ में 5 ग्राम बचेगा, अगले हाफ लाइफ में 2.5 ग्राम बचेगा, यानी 2.5 ग्राम बचा होगा 2 साल के बाद। और इसकी 2 साल में एक ही हाफ लाइफ जाएगी, तो इसका आधा ग्राम बचा होगा। फिर 2 साल का इंटरवल जाने देते हैं, फिर इसकी 2 हाफ लाइफ चली जाएंगी। तो 2.5 का आधा यानी 1.25, और 1.25 का भी आधा करेंगे तो 0.675 बचेगा। और इसकी तो एक ही हाफ लाइफ होगी 2 साल में, तो इसका बचेगा 0.25 ग्राम, अभी भी बराबर नहीं हुआ है। ठीक, फिर 2 साल और जाने देते हैं, तो जो इसकी 2 साल में तो एक हाफ लाइफ जाएगी, तो इसका बचेगा 0.125 ग्राम। और इसका कितना बचेगा, तो इसका बचेगा अपॉन 4, ये बचेगा। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1, फिर ये बचेगा 27, तो 6 फिर 35, तो 0.68 या 69 आप समझ सकते हो, इतने ग्राम से बचेगा। अभी भी ये बराबर नहीं हुआ है। ठीक, 6 साल निकल चुके हैं, अभी भी बराबर नहीं हुए। फिर 2 साल और जाने देते हैं, तो अब इसका आधा होगा, तो ये बनेगा 0.0625, 675 नहीं 0.0625। और इसका क्या हो जाएगा, इसका 1/4 हो जाएगा। तो जरा इसको डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 0.042 ग्राम के आसपास आएगा। अब ये कम हो गया, इसका मतलब आंसर आपका 6 साल से ज़्यादा होना चाहिए और 8 साल से कम होना चाहिए। ठीक है, 6 साल से ज़्यादा होना चाहिए, 8 साल से कम होना चाहिए। अब 2 आंसर हैं, एक तो है 6.62 ईयर्स और एक है 7 ईयर्स। अब 7 ईयर्स कुछ ज़्यादा एकदम क्लियर आंसर है। ठीक है, तो जो आपका टेंटेटिव आंसर बनेगा वो आपका आंसर बनेगा ए पार्ट। तो ये तो हो गया हिट एंड ट्रायल का मेथड। अब अगर एग्जैक्ट मेथड डील करना है तो वो थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, नीट के लिए उतना ज़रूरी नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं इक्वेशन बना के आपको दिखा देता हूँ कि मान लिया टी ईयर्स के बाद वो दोनों बराबर हो गए। तो टी ईयर्स के बाद इसके जो अमाउंट बचेगा वो बचेगा n0 e⁻⁻ लैम्डा जो है वो कितना आएगा, तो हाफ लाइफ दी है 1 ईयर जो कि होती है ln2/λ। तो लैम्डा जाएगा ln2/1 और टाइम मैंने कहा t ईयर्स। ये इसका अमाउंट है, उसका अमाउंट कितना बचेगा, तो 1 × e⁻⁻ln2/2, इसकी हाफ लाइफ 2 है इंटू टी। 2 जो ईयर्स में डाला है और टाइम भी आपका ईयर्स में, इसमें 1 जो है ईयर्स में, टाइम भी आपका ईयर्स में। अब ये दोनों इक्वेशंस आपको सेटल करनी है और फिर सॉल्व करके कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होगी, बट इससे आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा ए पार्ट। ठीक है, तो इसकी जो कैलकुलेशन है वो नीट के हिसाब से थोड़ा मुश्किल है। द डिके कांस्टेंट ऑफ ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज डिफाइंड एज ए
as the reciprocal of the time interval after which the number of nuclei of the radioactive substance falls to 36.8% of the original number। जो डिके कांस्टेंट है वो एवरेज लाइफ का ही तो इन्वर्स होगा। जो एवरेज लाइफ होती है, जो मीन लाइफ होती है, 1 अपॉन डिके कांस्टेंट होती है। तो डिके कांस्टेंट हो जाएगा 1 अपॉन एवरेज लाइफ या मीन लाइफ, जो भी आप कहते हो। और मीन लाइफ वो होती है जिसमें 67% जो हैं, सॉरी 63% जो हैं वो डिके हो जाते हैं और 37% रिमेनिंग होते हैं। तो वो जो 37% उसकी एग्जैक्ट वैल्यू 36.8% होती है। तो इतने बच जाएंगे, बाकी अराउंड 63% या 63.2% जो है वो डिके हो जाएंगे। द डिके कांस्टेंट ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज 1.5 इंटू 10⁹ पर सेकेंड। मीन लाइफ पूछ रहे हैं, तो डिके कांस्टेंट का इन्वर्स मीन लाइफ होती है, ये फॉर्मूला। तो 1 अपॉन 1.5 इंटू 10⁻⁹ तो ऊपर पहुंचेगा 10⁹9। तो ये आप 1.5 पॉइंट हटाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, तो ये 2/3 आ जाएगा, यानी 0.667 इंटू 10⁻9। इसका मतलब हुआ 6.67 इंटू 10⁸8 सेकेंड्स। ये होगी उसकी मीन लाइफ, एवरेज लाइफ। क्लियर? एक और क्वेश्चन है, इसको भी समझिएगा। एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, उसकी मीन लाइफ है 1260 ईयर्स एंड 520 ईयर्स फॉर अल्फा एंड बीटा एमिशन। ये भी थोड़ी कैलकुलेशन जाएगी इसमें, हिट एंड ट्रायल से भी हम चला सकते हैं। एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, इसके दोनों डिके हो रहे हैं। इधर से अल्फा डिके हो रहा है, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है मान लिया, ये दोनों तरह से टूट रहा है। एक इधर अल्फा डिके हो रहा है और इधर आपका बीटा डिके हो रहा है। ठीक, अल्फा डिके की जो मीन लाइफ है वो है 1620 ईयर्स और बीटा डिके की जो मीन लाइफ है वो है 520 साल। और साइमल्टेनियस हो रहा है डिके, अल्फा से भी टूट रहा है, बीटा से भी टूट रहा है। ठीक, और पूछ रहे हैं कि कितनी देर में वो अपना 1/4 बचेगा। तो सबसे पहली बात है, हमें इसका हाफ लाइफ निकालनी पड़ेगी। तो ये सक्सेसिव डिके नहीं है, ये साइमल्टेनियस डिके है। तो जो नेट डिके कांस्टेंट आएगा लैम्डा नेट, वो आपका बनेगा λ1 प्लस λ2 के बराबर। लैम्डा नेट जो होगा, अब λ1 क्या होगा, तो 1 अपॉन पहली का जो मीन लाइफ होगी वो होगा T1 और λ2 जो होगा वो दूसरे की मीन लाइफ यानी T2 के बराबर। तो यहाँ से आप लैम्डा नेट फाइंड कर सकते हो, 1 अपॉन 1620 ईयर्स प्लस 1 अपॉन 520 ईयर्स। तो ये कैलकुलेट करना है, यहाँ से लैम्डा नेट आ जाएगा। लैम्डा नेट फाइंड करने के बाद आप हाफ लाइफ निकाल सकते हो, तो हाफ लाइफ आएगी वो ln2 अपॉन लैम्डा नेट आ जाएगी। और आप चाहते हो 1/4 रह जाए, यानी कितनी हाफ लाइफ चाहिए होंगी आपको, 2 हाफ लाइफ चाहिए होंगी। तो हाफ लाइफ जो भी आएगी उसको डबल कर देना, 2 हाफ लाइफ के बराबर आपको टाइम लग जाएगा। तो ये कैलकुलेशन ही आपको खुद कर लेनी है। ए रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ अल्फा पर सेकेंड। प्रोडक्शन का रेट है अल्फा पर सेकेंड, डिके कांस्टेंट लैम्डा है। अगर शुरुआत में n0 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे t = 0 शुरुआत में, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पॉसिबल कितने होंगे वो पूछ रहे हैं। ढंग से समझिए, n0 शुरुआत में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे, तो एक तरफ से ये टूट रहा होगा और एक तरफ से ये फॉर्म भी हो रहा है। जो फॉर्म हो रहा है वो है अल्फा पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में अल्फा न्यूक्लियाई फॉर्म हो जा रहे हैं। और जो टूटेगा वो तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के प्रोपोर्शनल होगा, उसका रेट ऑफ डिके λn होता है। ठीक, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कब होंगे, जगह शुरुआत में समझते जाना कि शुरुआत में ये अल्फा के रेट से बन रहा है और किसी रेट से टूट रहा है। तो शुरुआत में टूटने का रेट कम होगा, बढ़ने का रेट ज़्यादा होगा, तो इसका अमाउंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे इसका अमाउंट बढ़ेगा, n बढ़ेगा, वैसे वैसे टूटने का रेट भी बढ़ेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब टूटने का रेट और बनने का रेट, रेट ऑफ ब्रेकिंग एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन बराबर हो जाएंगे। उसके बाद ये जो नंबर है वो कांस्टेंट हो जाएगा अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे, उससे ज़्यादा वैल्यू उसकी नहीं हो पाएगी। तो कांस्टेंट वाली जो वैल्यू होगी जिस पे ये मैक्सिमम होगा, उस मोमेंट पे भरने का रेट और टूटने का रेट बराबर होंगे। टूटने का रेट है λn और बनने का रेट है अल्फा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आ रहा है वो आ रहा है अल्फा अपॉन लैम्डा। तो ये होगा आपका कांस्टेंट नंबर या मैक्सिमम नंबर भी कह सकते हो आप इसको। तो क्या आंसर बनेगा, अल्फा बाई लैम्डा ए पार्ट। n0 का इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। After 3 average lifetimes of radioactive sample, the amount of substance remain is x% of the original amount. अप्रोप्रिएट वैल्यू पूछ रहे हैं x की कितनी होगी, तो आप थोड़ा अंदाज़ा लगा लो। एक एवरेज लाइफ में अराउंड 63% ख़त्म हो जाता है, 37% बचता है। तो एक एवरेज लाइफ में अगर मान लीजिए जैसे 100 था, तो 100 का कितने परसेंट बचेगा, 37
37%। फिर एक एवरेज लाइफ और गई तो जो अब बचा होगा उसका भी 37% बचेगा। फिर एक एवरेज लाइफ और जाएगी तो उसमें भी अब जो बचा होगा उसका भी 37% बचेगा। तो ये इतना परसेंट होगा जो वो रिमेनिंग रहेगा। ठीक, तो अब जरा थोड़ा सोचिए कितना आंसर आने वाला है, ये कितना परसेंट बनने वाला है ये। तो ये 37 है, तो अगर मैं इसको 4 मान के करूँ, 40 मान के करूँ, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो ये 6.4% के आसपास आएगा। अब 6.4 से थोड़ा सा कम होगा, तो ये लगभग लगभग जो वैल्यू आएगी वो 5% के आसपास आ जाएगी, लगभग 5% के आसपास बचेगा। ठीक, ये क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं है, ठीक है, उतने अच्छे से ये मेंशन नहीं है, लेकिन करने की कोशिश करते हैं इसको। एन आर्कियोलॉजिस्ट एनालाइज द वुड इन ए प्री हिस्टोरिक स्ट्रक्चर एंड फाइंड्स दैट carbon 14 to carbon 12 ratio is only 1/3 of that found in the cells buried in plants। जो प्लांट्स में कार्बन 14 का जो है, जो आपके उस वुड में जो कार्बन 14 है, जो 1/3 निकला है जो कि प्लांट्स में होता है। ठीक, 1/3 निकला है, तो उसकी एज क्या होगी? अभी थोड़ा अजीब सा है, 1/3 कार्बन 12 का रेशियो दे दिया है। कार्बन 12 नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ ये कहना चाहिए कि जो कार्बन 14 का जो अमाउंट है वो 1/3 है जो कि नॉर्मल सेल बरीड प्लांट्स में, लाइव प्लांट्स में होता है, लिविंग प्लांट्स में होता है। तो इसका मतलब 1/3 है, तो उसकी एज कितनी होगी? ठीक है, तो हाफ लाइफ जो होती है उसमें आधा रह जाता है। अब 1/3 और 2 हाफ लाइफ में जो होगा वो 1/4 रह जाएगा, तो ये 1/3 रह गया। तो एक हाफ लाइफ और 2 हाफ लाइफ के बीच में कहीं आंसर आपका आना चाहिए, और वैसा कुछ आंसर दिया नहीं, तो ये थोड़ा अजीब है, इसलिए इसको कैंसिल कर देते हैं। A radioactive element A of decay constant lambda A decays into another radioactive element B of decay constant lambda B। ठीक है, एक A है, उसका डिके कांस्टेंट लैम्डा A है, वो B में डिके हो रहा है, और B जो है वो फर्दर डिके हो जा रहा है, उसका डिके कांस्टेंट लैम्डा B है, वो किसी और में डिके हो जा रहा होगा C में। ठीक है, इस तरह की क्वेश्चन आपको दी हुई है। इनिशियली द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ A वाज N0। A शुरुआत में t=0 पे, t=0 पे A के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई N0 थे, और B के कुछ नहीं था, और C का भी कुछ नहीं होगा। फिर कह रहे हैं द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ बी इज फाउंड एट। मैक्सिमम बी के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कब होंगे वो टाइम दिया है। ठीक है, तो वो टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है, t=2 ln2 लैम्डा अपॉन लैम्डा ए, 2 टाइम्स ln2 अपॉन लैम्डा। इस टाइम पे बी के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मैक्सिमम होते हैं, तो वो मैक्सिमम नंबर होगा कितना वो आपसे पूछ रहे हैं। ठीक, तो ढंग से समझना है इसको। इस टाइम शुरुआत में तो सिर्फ ए के थे, और फिर धीरे धीरे बी के बनने शुरू होंगे, तो बी के बनने का रेट इधर से आ रहा होगा और डिके होने का रेट आगे जा रहा होगा। बी भी तो डिके हो रहा है, बी कोई रेस्ट में तो है नहीं। ठीक है, तो बी के मान लिया t=t टाइम पे ए के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हुए Na और बी के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हुए Nb। और अगर ये Nb मैक्सिमम है तो ये तब मैक्सिमम होगा जब रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिके बराबर होगा। यानी एक इक्वेशन तो ये बन गई, रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा लैम्डा ए Na, ए जिस रेट से डिके कर रहा होगा उसी रेट से तो बी बन रहा होगा, तो ए के डिके होने का रेट लैम्डा ए Na है, तो ये इसको बोला जाएगा, ये क्या है, तो इसको आप कह सकते हो रेट ऑफ डिके ऑफ ए, या फिर इसी को कह सकते हो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। और रेट ऑफ डिके ऑफ बी क्या होगा, तो वो होगा लैम्डा बी Nb। और ये दोनों जब बराबर होंगे तभी बी का जो नंबर होगा वो मैक्सिमम होगा। जिस रेट से ए बन रहा होगा, जिस रेट से ए डिके हो रहा होगा उसी रेट से बी बन रहा होगा, और ये बी के डिके होने का रेट है। तो बी के बनने का रेट, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, एंड बी के डिके होने का रेट जब बराबर होंगे तभी बी का नंबर जो होगा मैक्सिमम। तो बी का जब नंबर मैक्सिमम होगा एन बी, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी टाइम्स Na। अब Na खुद क्या होगा, तो लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी टाइम्स Na की वैल्यू क्या होगी, तो Na जो होगा वो हो जाएगा N0 e⁻⁻ लैम्डा ए इंटू टी, और टी आपको दिया हुआ है, टी दिया हुआ 2 ln2 अपॉन लैम्डा ए। तो लैम्डा ए से लैम्डा ए कैंसिल आउट, लैम्डा ए से लैम्डा ए कैंसिल आउट, तो ये आपका बन रहा है लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी टाइम्स N0 इंटू e⁻⁻, इस 2 को उधर लेके जाएंगे इसके ऊपर, तो पावर बन जाएगा -ln4। तो ये आपका बन गया
ई को अगर नीचे लेके आएंगे तो ln 4, ई और ln आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये सिर्फ 4 बचेगा यहाँ पे। तो ये आपका आंसर आया लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी टाइम्स एन नॉट अपॉन 4। सो योर आंसर इज सी पार्ट। क्लियर? इसमें जो इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि बी का नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मैक्सिमम तब होंगे जब जिस रेट से ये बन रहा है उसी रेट से आगे डिके हो रहा हो, तब उसका नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो होंगे वो मैक्सिमम होंगे। ये इंपॉर्टेंट बात थी इसमें। टू आइडेंटिकल सैंपल्स, सेम मटेरियल एंड सेम अमाउंट, P and Q of a radioactive substance having mean life T are observed to have activities Rp and Rq respectively at the time of observation। दो आइडेंटिकल सैंपल हैं, अमाउंट भी सेम है, मटेरियल भी सेम है, उनकी मीन लाइफ भी सेम है T है, लेकिन दोनों की एक्टिविटी अलग अलग है। एक्टिविटी अलग अलग है, इसका मतलब दोनों की एज अलग अलग रही होगी, और इस मोमेंट पे दोनों के नंबर भी अलग अलग रहे होंगे। ठीक, इफ पी, शुरुआत में दोनों के नंबर सेम रहे होंगे, लेकिन जो शुरुआत है वो दोनों के अलग अलग टाइम पे हुई होगी। इफ पी इज ओल्डर देन क्यू, पी का एज जो है वो क्यू से ज़्यादा है, तो पी की एक्टिविटी क्यू से कम होगी, क्योंकि पी के ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिके हो गए होंगे। तो उनका एज का डिफरेंस पूछ रहे हैं, तो आप आराम से समझिए। देखिए, एक है पी है और एक है क्यू। ठीक, इस टाइम पे इसकी एक्टिविटी आर पी है, तो इस टाइम पे मान लिया इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं एन पी और इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं एन क्यू। मान लिया इसको टाइम निकल चुका है टी पी और इसको टाइम निकल चुका है टी क्यू। ठीक, तो अगर मैं एन पी लिखूंगा, एन पी किसके बराबर होगा, तो वो हो जाएगा एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी पी के बराबर। लैम्डा दोनों का सेम होगा क्योंकि एवरेज लाइफ दोनों की सेम है, शुरुआत के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई भी दोनों के सेम है, तो इसलिए मैंने इसमें एन नॉट डाला, इसमें भी मैं एन नॉट डालूंगा। और क्यू के जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे वो हो जाएंगे आपके एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी क्यू। ठीक, अब इसकी जो एक्टिविटी है, तो जब इसमें हम लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्टिविटी जो होती है वो एन लैम्डा एन होती है, एन लैम्डा एन होती है। तो अगर मैंने इसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एक्टिविटी बन जाएगी। जैसे मैंने इसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, इधर भी लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा, तो ये एक्टिविटी ऑफ पी बन जाएगी, जिसका नाम होगा आर पी। और इसमें अगर मैंने लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, इधर लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, तो ये एक्टिविटी बन जाएगी क्यू की, तो ये बन जाएगा आर क्यू। और मैं निकालने जा रहा हूँ आर पी अपॉन आर क्यूब, तब मुझे टी पी माइनस टी क्यू मिलेगा। तो लैम्डा एन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, लैम्डा और लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आया ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी पी अपॉन ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी क्यू। इसको नीचे ले आते हैं तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ई रेज टू पावर लैम्डा टाइम्स टी पी माइनस टी क्यू। तो ई रेज टू पावर लैम्डा टाइम्स टी पी माइनस टी क्यू कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया आर क्यू अपॉन आर पी। तो अगर मैं ई हटाऊंगा तो यहाँ पर चढ़ जाएगा लॉग, और हमें तो टाइम का डिफरेंस निकालना है, तो लैम्डा इधर ले आते हैं तो 1 अपॉन लैम्डा, और एल एन 1 बाई लैम्डा जो होता है वो एवरेज लाइफ होती है, तो ये आपका आ गया टी टाइम्स एल एन आर क्यू अपॉन आर पी। ये उनकी एज का डिफरेंस होगा। सो योर आंसर इज बी पार्ट। एनर्जी ऑफ 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज रिक्वायर्ड। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, एटॉमिक फिजिक्स में ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इसका आंसर आपका आया था 79, तो ये हम कर चुके हैं, दोबारा से करने की कोई ज़रूरत नहीं। द एक्टिविटी ऑफ सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल इज R1 एट टाइम T1। T1 पे उसकी एक्टिविटी R1 है, ठीक है। तो T1 टाइम पे मान लिया नंबर ऑफ न्यूक्लियाई N1 थे, एक्टिविटी R1 थी, और T2 टाइम पे मान लिया नंबर ऑफ न्यूक्लियाई N2 थे, उसकी एक्टिविटी R2 थी, और मीन लाइफ जो दी है वो T दी हुई है। तो रिलेशन पूछ रहे हैं आपसे, ठीक। तो देखिए R1 जो होगा वो आपका हो जाएगा लैम्डा N1, ठीक, और जो N1 होगा N1 जो हो जाएगा वो होगा, अगर मान लिया शुरुआत में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई N0 थे, तो N1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा N0 ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा T1, ठीक। अगर R2 लिखेंगे तो R2 कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा लैम्डा N2,
और n2 कितना हो जाएगा, तो n2 आपका हो जाएगा n नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा t2। अब अगर मैं रेशियो निकालूँ इनका r1 अपॉन r2 करूँ, तो ये लैम्डा एन नॉट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई रेज़ टू पावर आया आपका लैम्डा t2 माइनस t1। ठीक है, तो R1 अगर निकाला जाएगा या R2 अगर मैं निकालूं, R2 ही दिया है तो R2 में निकालता हूं, तो R2 आ जाएगा R1 टाइम्स, इसको इधर डिवाइड करेंगे फिर ऊपर लेके जाएंगे तो ई रेज़ टू पावर लैम्डा टाइम्स T1 माइनस T2 हो जाएगा ये। और जो लैम्डा होता है वो 1 अपॉन टी के बराबर होता है, तो इसकी जगह आप 1 अपॉन कैपिटल टी लिख सकते हो। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा सी पार्ट। A heavy nucleus at rest breaks into two fragments which fly off with velocities 8:1. The ratio of the radius of their fragment, रेडियस पूछ रहे हैं तो आराम समझिए। एक हैवी न्यूक्लियस था और ये दो हिस्सों में टूटा, एक भारी हिस्सा टूटा एक हल्का। जो भारी वाला टूटा उसकी वेलोसिटी थी v, जो हल्का वाला टूटा उसकी वेलोसिटी थी 8v। मोमेंटम तो सेम ही होता है, तो अगर मैं कहूँ इसका मास m था तो इसका मास होगा 8m, ताकि मोमेंटम दोनों के इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे। अब फ्रेगमेंट की रेशियो पूछ रहे हैं, तो अगर इसका मास 8 गुना है तो इसका वॉल्यूम भी 8 गुना होगा, अगर इसका वॉल्यूम v है तो इसका वॉल्यूम 8v हो जाएगा। और वॉल्यूम अगर 8 गुना है तो रेडियस दुगना होगी, अगर इसकी रेडियस r होगी तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 2r। तो रेडियस का रेशियो पूछ रहे हैं, तो आंसर आपका बना 1:2। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। एक सब्सटेंस है, अल्फा एमिशन भी कर रहा है, बीटा एमिशन भी कर रहा है, दोनों की आपको एवरेज लाइफ दी हुई है और कितनी देर के बाद 1/4 रह जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हमने एक ऊपर किया था, बिल्कुल उसी पैटर्न में इसको भी आपको कर लेना। पहले हम क्या फाइंड करते थे, लैम्डा एवरेज, उससे नेट लैम्डा फाइंड करते थे दोनों के लिए। उसके बाद हम एवरेज मतलब उसके बाद हम नेट हाफ लाइफ फाइंड करते थे, और 1/4 रह जाना तो 2 हाफ लाइफ खर्च हो जाएंगी आपकी। 63 two radioactive nuclei P and Q in a given sample decay into stable nuclei R, PB और Q दोनों ही R में कन्वर्ट हो रहे हैं। At T = 0 नंबर ऑफ P स्पीसीज R 4R0 एंड Q R N0। ठीक है, तो बनाते हैं। एक P है और एक Q है, ये भी आपका R में कन्वर्ट हो रहा है और ये भी आपका R में कन्वर्ट हो रहा है। T = 0 पे P के न्यूक्लियाई थे 4N0 और Q के कितने थे N0। ये T = 0 की कहानी है। उसके बाद कह रहे हैं हाफ लाइफ ऑफ P इज़ 1 मिनट वाइल दैट ऑफ Q इज़ 2 मिनट। इसकी हाफ लाइफ जो है वो है 1 मिनट, 1 मिनट इसकी हाफ लाइफ है, और इसकी हाफ लाइफ जो है वो है 2 मिनट। ठीक है, इनिशियली देयर आर नो न्यूक्लियाई ऑफ P, शुरुआत में P का कोई न्यूक्लियाई नहीं है, तो P तो थे शुरुआत में 0, P का कोई न्यूक्लियस नहीं था। ठीक, when number of P and Q are equal then the number of nuclei of R present in the sample। जब P और Q के नंबर बराबर हो जाएंगे तब R कितने होंगे। तो जरा खेलते हैं इसको। ठीक है, 2 मिनट के बाद क्या होगा, तो 2 मिनट के बाद इसका तो एक हाफ लाइफ गई, तो इसके आधे बचेंगे N0/2, तो आधे R में कन्वर्ट हो गए होंगे इधर से। इसके 2 मिनट का मतलब 2 हाफ लाइफ, तो एक हाफ लाइफ में 2N0 बचेगा और एक और हाफ लाइफ में N0 बचेगा, यानी इसके बचे होंगे N0। तो इसका मतलब इसके 3N0 किस में कन्वर्ट हो गए थे, 3N0 कन्वर्ट हो गए R में। ठीक, अभी भी दोनों का नंबर बराबर नहीं हुआ है। ठीक है, अब 2 मिनट और देते हैं हाफ लाइफ। ठीक है, 2 मिनट हाफ लाइफ हम और देते हैं, तो 2 मिनट के बाद इसका आधा हो जाएगा, यानी इसका बचेगा N0/4। N0/2 से N0/4 हुआ, तो N0/4 बचा हुआ, N0/4 कहाँ गया, तो वो R में आ गया, तो R में N0/4 इधर से आ गया। इसका कितना बचेगा, इसका बचेगा आधे का भी आधा, इसका यानी इसका ही बचेगा N0/4, यानी इसका 3N0/4 कहाँ गया, तो वो R में कन्वर्ट हो गया। तो अब P और Q के नंबर बराबर हैं, तो अब इस मोमेंट पे R कितना हो गया होगा, तो सारे उठा के जोड़ दो। 3N0 प्लस N0/2 प्लस 3N0/4 और N0/4 ये फिर से N0 हो जाएगा, तो ये N0 और 3N0 4N0 और हाफ तो 4.5N0। इसका मतलब उस टाइम R कितना बचा होगा, 9/2N0। आप चाहो तो एक और तरीके से कर सकते हो, डायरेक्ट N0/4 और N0/4 बचे हैं, यानी P में कितनी कमी आ गई, P के पास था 4N0, अब बचा N0/4, तो P कितने चले गए, तो 3.75 N0 जो है वो R में कन्वर्ट हो गया होगा P का। अब जरा Q में पूछते हैं, तो Q में पहले थे N0 और अब बचे N0/4, तो इसका मतलब 0.75 N0 Q का भी कन्वर्ट हो गया होगा P R में। तो टोटल R कितना बना होगा, तो आपका 3.75 प्लस 0.75,
तो ये आपका हो जाएगा 4.50 N नॉट। आप ऐसे भी कर सकते हो इसको। क्लियर? The half-life of a radioactive substance is 40 years. How long will it take to reduce to 1/4 of its original amount? And what is the value of decay constant? हाफ लाइफ आपका 40 साल है और 1/4 हो जाना है, तो 1/4 हो जाने में 2 हाफ लाइफ लग जाएंगे, यानी 80 साल टाइम लग जाएगा। टाइम तो 80 साल हो जाएगा आपका। ठीक। अब डिके कांस्टेंट निकालना तो बहुत आसान है। हाफ लाइफ आपको पता है, जो हाफ लाइफ होती है वो होती है ln2 अपॉन लैम्डा। तो डिके कांस्टेंट आपका हो जाएगा ln2 अपॉन हाफ लाइफ। ln2 होती है 0.693 अपॉन हाफ लाइफ है 40। तो ये ईयर इनवर्स में आपका आंसर आ जाएगा पर ईयर। तो आप डिवाइड कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, शायद ये आंसर मिल जाएगा आपको। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका? सी पार्ट। देख लेना आप डिवाइड करके। Starting from a pure copper 66, 7/8% of its decays into zinc in 15 मिनट। 7/8 जो है वो डिके कर गया, तो बचा कितना होगा? बचा होगा 1/8। और 1/8 बचने के लिए 3 हाफ लाइफ लग जाती हैं। एक हाफ लाइफ में 1/2 होता है, अगले हाफ लाइफ में 1/4 होता है, अगले हाफ लाइफ में 1/8 होता है। तो 3 हाफ लाइफ निकल गई 15 मिनट में। तो एक हाफ लाइफ कितनी हो जाएगी आपकी? 5 मिनट की। तो एक हाफ लाइफ आपकी 5 मिनट की होगी। ए पार्ट। A stationary radioactive nucleus of mass 210 units disintegrates into alpha particle of mass 4 units and residual nucleus of mass 206 units। ठीक है, एक स्टेशनरी न्यूक्लियाई है 210 यूनिट का और ये दो पार्ट में ब्रेक हुआ। एक था मास 4 यूनिट, एक था 206 यूनिट्स। इस तरह से काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की थी E, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं इसकी E डैश कितनी होगी। तो दोनों में एक चीज़ सेम होगी, मोमेंटम। अगर इसका मोमेंटम P है तो इसका मोमेंटम भी P होगा। तो अगर इसकी एनर्जी हम लिखें तो p²/2m, तो इसकी एनर्जी हो जाएगी p²/2m। m है 4 यूनिट्स। ठीक। और इसकी एनर्जी अगर लिखेंगे हम E डैश, तो इसका भी हो जाएगा p²/2m। p तो दोनों का सेम ही है, अपॉन 2m लिखेंगे तो इसका हो जाएगा 206 यूनिट्स। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो E डैश अपॉन E जो आने वाला है वो आपका आने वाला है 4/206, बाकी सब कट जाएगा। तो 2/103। So E dash is E times 2/103. So your answer is B part. एक बोन है, उसमें 200 ग्राम कार्बन 14 था, जिसके बीटा डिके का रेट आपको दिया था 365 डिके पर मिनट। अब आपसे पूछ रहे हैं कैलकुलेट द टाइम दैट हैज इलेप्स्ड सिंस द डेथ ऑफ द लिविंग वन। मरे हुए कितना टाइम हो गया, डेथ हुए कितना टाइम हो गया, वो आपसे पूछ रहे हैं। गिवन द रेट ऑफ डिके फॉर ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर लिविंग कोई है, ऑर्गेनिज्म है, तो उसकी जो बोन है उसमें डिके दिया 15 डिके पर मिनट पर ग्राम ऑफ कार्बन, और आपके पास कितने ग्राम कार्बन था? 200 ग्राम। तो लिविंग में जो रेट हो जाएगा वो हो जाएगा 15 × 200 डिके पर मिनट। ये लिविंग का रेट है, तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 3000 डिके पर सेकेंड, डिके पर मिनट। ये लिविंग बोन का रेट ऑफ डिके है, और जो पुरानी जो बोन है उसका रेट ऑफ डिके 375 डिके पर सेकेंड, डिके पर मिनट। तो कितना डिफरेंस आया, उसी से हम हाफ लाइफ निकाल लेंगे, उसी से हम टोटल लाइफ निकाल लेंगे। तो एक हाफ लाइफ के बाद आराम से देखते जाना, 3000 है। एक हाफ लाइफ अगर निकल गई होगी तो उसका डिके का रेट आधा हो गया होगा, तो ये 1500 आ जाएगा। फिर एक हाफ लाइफ और निकल जाएगी तो ये 750 आ जाएगा। फिर एक हाफ लाइफ और निकल जाएगी तो 375 डिके पर मिनट हो जाएगा। तो आपकी 1, 2, 3 हाफ लाइफ निकली होंगी, और एक हाफ लाइफ 5730 ईयर्स की थी। तो वो जो बोन है इंटू 3 इतने ईयर्स पुरानी होगी। तो आपका आंसर बनेगा सी पार्ट, इतने साल वो पुरानी होगी। Assuming that 200 MeV एनर्जी रिलीज पर फिशन ऑफ यूरेनियम 235। पूछ रहे हैं यूरेनियम 235 का कितना मास एक दिन में कंज्यूम हो जाएगा अगर जो रिएक्टर है वो 1 मेगावाट का है। ठीक है, तो आप आराम से समझिए, एक यूरेनियम डिके होने में कितनी एनर्जी रिलीज होती है? तो 200 MeV, यानी 200 × 10⁻6 × 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। इतनी एनर्जी लिबरेट होती है एक यूरेनियम डिके होने में। ठीक,
अब एक दिन में कितने यूरेनियम डिके होंगे, यानी पहले ये बताओ टोटल एनर्जी कितनी आपको चाहिए। तो 1 मेगावाट का प्लांट है यानी 10⁶ जूल पर सेकेंड, और एक दिन का मतलब 60 सेकंड में 1 मिनट और 60 मिनट में 1 घंटा और 24 घंटे का एक दिन। इतने जूल एनर्जी आपको चाहिए। ठीक, तो कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिके हो जाएंगे, तो इतनी जूल एनर्जी को एक यूरेनियम से कितनी एनर्जी लिबरेट होती है उसकी एनर्जी से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो वो हो जाएगा 200 इंटू 10⁶ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इतने यूरेनियम के न्यूक्लियाई लग जाएंगे, इतने यूरेनियम के न्यूक्लियाई लग जाएंगे। आराम समझ आया आपको? ठीक है। अब मोल कितने लग जाएंगे, मोल, तो इस पूरे नंबर को आपको एवोगैड्रो नंबर से Na से डिवाइड कर देना, तो इतने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। और एक मोल का मास होता है 235 ग्राम, तो 235 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने ग्राम यूरेनियम आपको एक दिन में खर्च हो जाएगा उस न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो आप सॉल्व कर लेना और आपको आंसर मिल जाएगा। द एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल इज मेजर्ड एज n0 काउंट्स पर मिनट एट t=0 एंड n0 by e काउंट्स पर मिनट एट t=5 मिनट्स। तो टाइम पूछ रहे हैं जिसमें उसकी एक्टिविटी आधी हो जाएगी, मतलब हाफ लाइफ पूछ रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत में एक्टिविटी थी n0 और t टाइम के बाद जो एक्टिविटी हो गई है वो हो गई n0 by e। ठीक, तो जो रेट ऑफ डिके है उसमें भी वही रिलेशन होता है जो कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई में होता है, r=r0 e⁻⁻λt। यही रिलेशन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई में होता है और यही रिलेशन रेट ऑफ डिके में होता है। तो बाद में टी टाइम के बाद रेट ऑफ डिके n0 by e, शुरुआत में रेट ऑफ डिके था n0 इंटू e⁻⁻λt। n0 से n0 कैंसिल, तो इधर आ गया e⁻⁻1, इधर e⁻⁻λt। कंपेयर अगर हम करेंगे तो λt आपका आ जाएगा 1 के बराबर। टाइम आपको दिया है 5 मिनट, टाइम आपको कितना दिया है 5 मिनट, ये टाइम आपको 5 मिनट दिया, तो यहाँ से हम लैम्डा फाइंड कर सकते हैं। तो लैम्डा आ जाएगा आपका 1/5, 1/5 का मतलब आ जाएगा 0.2 मिनट इनवर्स, ये लैम्डा आ गया। आपसे पूछिए हाफ लाइफ, तो जो हाफ लाइफ होती है वो होती है ln2/λ, और लैम्डा की वैल्यू आ रही है 1/5, तो ये आपका आ जाएगा 5 ln2 ln log बेस e होता है, और ये आंसर किस में होगा आपका मिनट्स में, क्योंकि लैम्डा मिनट इनवर्स था। तो आंसर क्या बनेगा आपका, ए पार्ट बनेगा, डी पार्ट नहीं बनेगा। ये log बेस 10 है, हमें चाहिए ln होता है log बेस e। इन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन 1H2 और 1H3 मिलकर 2He4 बन रहे हैं और न्यूट्रॉन निकल रहा है एक। गिवन दैट द रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, इतनी पोटेंशियल रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कम से कम इतनी, इससे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से जब वो दोनों न्यूक्लियाई आपस में हिट करेंगे तभी फ्यूज़ हो सकते हैं, अदरवाइज फ्यूज़ नहीं होंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर पूछ रहे हैं कि इतने टेम्परेचर कितना हो ताकि वो रिएक्शन इनिशिएट हो सके। ठीक, तो ये मोनो एटॉमिक की तरह डील करेंगे, तो अगर टेम्परेचर T है तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी 3/2 kT। ठीक है, और दूसरे के पास भी काइनेटिक एनर्जी होगी 3/2 kT। और ये जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो इतनी होनी चाहिए ताकि उस रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी को ओवरकम कर ले। ठीक, तो इसकी जो वैल्यू है वो 7.7 इंटू 10⁻⁻14 जूल से बराबर या उससे क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो 3 kT, के की वैल्यू कितनी है 1.38 इंटू 10⁻23 इंटू टी इज इक्वल टू या ग्रेटर देन 7.7 इंटू 10⁻14। तो यहाँ से जो 2 और टी जो आपका आएगा वो किस ऑर्डर में आएगा, जरा ऑर्डर निकाल लेते हैं। तो ये और ये वैल्यू हम छोड़ देते हैं, हम ऑर्डर निकाल लेते हैं। तो 10⁻⁻14 प्लस 23, तो 10⁻9 के ऑर्डर में जाने वाला है ये, 10⁻9 केल्विन के ऑर्डर का होगा, तब जाके वो ओवरकम कर पाएगा। सो योर आंसर इज ए पार्ट। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव रेडॉन इज 3.8 डेज, 3.8 डेज हाफ लाइफ दी हुई है। और पूछ रहे हैं द टाइम एट द एंड ऑफ विच 1/20th ऑफ द रेडॉन विल रिमेन अनडिकेड, 1/20th पार्ट रह जाए। तो इक्वेशन बना लो सिंपल, n इज इक्वल टू, अंदाजा भी लगा सकते हैं हम 1/20th का। देखिए एक हाफ लाइफ है 3.8 डेज, ठीक, एक हाफ लाइफ में बचेगा 1/2, 2 हाफ लाइफ में बचेगा 1/4, 3 हाफ लाइफ में बचेगा 1/8, 4 हाफ लाइफ में बचेगा 1/16, 4 हाफ लाइफ में 1/16 और 5 हाफ लाइफ में 1/32। तो आंसर 4 हाफ लाइफ से ज़्यादा होगा और 5 हाफ लाइफ से कम होगा, क्योंकि आपको तो 1/20 बचाना है।
तो 4 हाफ लाइफ से ज़्यादा यानी 3.8 इंटू 4, इससे तो ज़्यादा होना चाहिए, और 3.8 इंटू 5 से कम होना चाहिए। ज़रा मल्टीप्लाई करते हैं। 15.2 डेज से तो ज़्यादा होना चाहिए, और जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे कम होना चाहिए। तो आंसर सिर्फ एक ही है जो है 16.5 डेज। तो आंसर क्या बनेगा आपका बी पार्ट। तो आपको पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार हमें ज़रूरत नहीं होती, ज़रूरी नहीं है आप पूरी लॉग वॉग की इक्वेशन बनाओ और सॉल्व करते करते पागल हो जाओ, उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक, आप बस हिट एंड ट्रायल से देखो और आंसर देखो कि आंसर आपका किसके अप्रॉक्स रहेगा, किससे ज़्यादा किससे कम रहेगा, और आप फिर अंदाजे से आप टिक कर दो कि हाँ एक ही आंसर उस रीजन में लाई कर रहा है, तो वो आंसर बन जाए, खत्म। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव पोलोनियम इज 138.6 डेज। ये हाफ लाइफ दी हुई है आपको। फॉर 10 लाख पोलोनियम एटम्स द नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन इन 24 आवर्स। 24 आवर्स में कितने डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हाफ लाइफ का जो अमाउंट है ये बहुत ज़्यादा है, ये काफ़ी दिन की हाफ लाइफ है, और 24 घंटे में पूछ रहे हैं। तो 24 घंटे ये बहुत छोटा टाइम इंटरवल हो गया, एक दिन का टाइम इंटरवल है, और ये हाफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा है। तो हम ये मान सकते हैं इस छोटे से टाइम इंटरवल में रेट ऑफ डिके कांस्टेंट मानेंगे हम। तो रेट ऑफ डिके होता है लैम्डा एन, यही होता है रेट ऑफ डिके। तो इसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं। लैम्डा कितना होगा, तो लैम्डा हो जाएगा ln 2 अपॉन हाफ लाइफ, और कितने एटम्स हैं आपके पास, 10 लाख। 10 लाख होता है 10⁻⁶। ये रेट ऑफ डिके, ठीक है, डिके पर सेकेंड या डिके पर मिनट, कुछ भी कहो, डिके पर आर भी कह सकते हो, डिपेंड करेगा कि टी हाफ आपने किस में डाला है। अगर आपने डेज में डाला है तो डिके पर डे हो जाएगा, और एक दिन में कितने डिके होंगे, तो इसमें हम एक से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका आंसर आने वाला ln 2 होगा 0.693 अपॉन 138.6 इंटू 10⁻⁶। मैंने डेज में डाला है, ठीक है। तो रेट ऑफ डिके भी पर डे हो जाएगा, और एक दिन 24 घंटा मतलब एक दिन का ही आपसे पूछा गया है। तो इसको अगर मैं सेटल करूंगा तो ये 10 की पावर अगर मैं 3 रहने दूं और 3 यहाँ ले आऊँ तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 693 और नीचे आ जाएगा 138.6 इंटू 10⁻3। तो मुझे ऐसा लगता है कि 13 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 14 के आसपास है लगभग, ये लगभग मुझे ऐसा लगता है ये 5 बार चला जाएगा। तो लगभग कितने डिके हो जाएंगे, 5000 जो एटम्स हैं वो डिके हो जाएंगे। सो योर आंसर इज डी पार्ट।